ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और ऊपरी लेवल से निफ्टी में दिख रही है हल्की सी मुनाफा वसूली। मिड कैप्स भी कुछ पिछड़े हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी का सिलसिला कायम। क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। नए शिखर बनाने के बाद निफ्टी में दिख रही है थोड़ी सुस्ती। ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंक फिसला। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, TCS और टेक महिंद्रा ने बनाया दबाव, लेकिन निफ्टी बैंक में बढ़त कायम। रियल्टी और मेटल शेयर में जोरदार तेजी अभी भी कायम। 8% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरने बना हिंदुस्तान कॉपर। वहीं रियल्टी शेयर में 2 दिन में करीब 10% से ज्यादा का मूव। जेफरीज की रिपोर्ट के बाद वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में भी दिखी खरीदारी। ब्रोकरेजेस ने खरीद की राय के साथ नुवामा पर 6000 और 361 पर 900 का दिया लक्ष्य। आनंद राठी भी दौड़ा। 12 अप्रैल को शेयर बायबैक पर होगी कंपनी की बोर्ड बैठक। सोने चांदी में तेजी बरकरार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 71,100 के पार निकले भाव। चांदी भी 82,000 के करीब कायम। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और डॉलर में कमजोरी से कीमतों को मिल रही है हवा। और इस साल मॉनसून होगा मेहरबान। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट का ऐलान। कहा सामान्य से 102% होगी बारिश। जुलाई अगस्त में ज्यादा बरसेंगे बादल। पश्चिमी भारत में होगी ज्यादा बारिश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और मेरा साथ देंगे वीरू। भारतीय बाजारों में आज का दिन आप कह सकते हैं शुरुआत बेहद मजबूत थी। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे और मजबूत अंश हमने देखे मार्केट के, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है या फिर दोपहर चढ़ रही है, मुनाफा वसूली हावी हुई है। तो क्या होगी क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। वीरू, आज कोशिश तो हमने की कि 22,800 की तरफ एक तेजी का अटेम्प्ट लें। थोड़ा सा चूक गया उस लेवल से मार्केट, और अब की मुनाफा वसूली कैसे पड़े? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षदा, आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में, मैं बेस्ट केस में आज के लिए बहुत ऊपर का टारगेट लेके नहीं आया था। बेस्ट केस में 827, लेकिन उससे पहले मैंने एक पॉइंट कहा था। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको अपने लॉन्ग ट्रेड्स को चेक करना पड़ेगा, चाहे आप वो कल के हों या फिर आज के। उस सुबह पॉइंट क्या था? सुबह डायरेक्टर साहब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आएगा। पहली जो मैंने प्लेट आज स्क्रीन पर रखी थी हर्षदा, वो थी 22,711 पे ट्रेड चेक, 766 और 793। कमेंट्री के निचले भाग में मैंने एक लाइन लिखी थी, प्लीज चेक योर ट्रेड एट 766 एंड 793। हर्षदा, सुबह फर्स्ट हाफ का हाई था 765.6 और सेकंड हाफ का हाई है 768, यानी अभी तक 766 का वो पिवट पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ है। ज्यादा जोर मेरा इसी बात पे था कि इस बाजार ने ज्यादा रिवॉर्ड आपको डिप पे दिया है, ना कि किसी गैप अप को चेज करने में। आज एक सब्सटेंशियल गैप अप था, चेज करने का मतलब नहीं था। मेरा सारा जो एम्फेसाइज था या फिर जो झुकाव था हर्षदा, वो डिप पे बाय करने को था। और मेरा अभी भी ये मानना है क्लोजर टू, आई थिंक जो ट्रेजेक्ट्री है ना, 22,619 और 22,588, उसके कुछ देर पहले निफ्टी वहीं उसके बेहद नज़दीक गया था। ये एक बेस्ट जोन है इस ट्रेड को पिक करने के लिए। मैं ऊपर की तरफ लॉन्ग ट्रेड पिक करने में कोई इच्छुक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल एक्सपायर होगा, इसमें 22,800 का, उसके बाद 22,900, उसके बाद 23,000, ये 3 कॉल राइटर्स के गढ़ हैं। इसमें जाके ट्रेड को पिक करना ये अकलमंदी नहीं होगी। ट्रेड हमें पिक करना है अपने पुट राइटर्स के गढ़ में, और वो क्या है? 22,619 और 22,588। मैं अभी भी कहूँगा, अगर आपने ट्रेड लॉन्ग साइड पे पिक किया है क्लोजर टू दैट बेस 1 जो कि हमने सुबह डिस्कस किया है, तो लॉन्ग रहिए। बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में याद रखिएगा, इस लॉन्ग को अगर आपने सुबह या फिर अब पिक किया है तो
788, 750 की ट्रेजेक्टरी में बुक कर लीजिएगा। मैं अभी भी हर्षदा बहुत हाई लेवल से ट्रेड के इच्छुक नहीं हूँ। अगर आपको फिर निफ्टी को बाय करना होगा तो प्लीज़ नोट करके रख लीजिए 22,619 या फिर करीब करीब 22,588 की रेंज में। मैं अभी भी इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि ये पुल बैक बहुत चलेगा कि नहीं चलेगा। 619 की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी हर्षदा, और इस 6 स्ट्राइक्स पे आप देखिए अभी भी कॉल राइटर्स काबिज हैं। जहाँ पे वो ग्रिप ले रहे हैं वो है 22,800, 22,700 के क्लस्टर। आपके स्क्रीन पे इंट्राडे बिल्डअप आएंगे। देखिए 22,700 पे 56 लाख, 22,800 पे 48 लाख, ये इंट्राडे बिल्डअप है। और 22,650 की पुट पर इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं है, लेकिन 22,600 की पुट में आप जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए हर्षदा, वो है करीब करीब 87 लाख का। तो आपका बाय जोन क्या है? 630। आपका बाय जोन क्या है? 588। मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली बैठेंगे। मैंने सुबह भी कहा था डिप को बाय कीजिएगा विदाउट एनी फियर, बट नॉट एग्जैक्टेड हायर लेवल्स। फिर मैं मेंशन कर रहा हूं 630, 588 नया एंटर करने का जोन होगा। निफ्टी बैंक आज हमारे लेवल्स के मुताबिक चला हर्षदा, और सुबह सुबह इसने वो सारी ट्रेजेक्टरीज को छू लिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब ट्रेड के बारे में वकालत करने का वक्त है नहीं हर्षदा। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस वक्त चल रही है अनवाइंडिंग चल रही है। और आप स्क्रीन पे जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए 48,704। अगर हमको मिलता है एक बार फिर से 48,500 की ट्रेजेक्टरी, तब मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं किसी ढंग के स्टॉक फ्यूचर को पकड़ लूंगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें, आपकी स्क्रीन पे आएंगे 48,800, 48,900 और 49,000। ये तीनों की तीन स्ट्राइक्स जो हैं कल के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हैवी कॉल राइटिंग विटनेस कर रही हैं। 48,900 पे 22 लाख का, 49,000 पे लगभग आप देख लीजिए 16,57 का, 87 का। पुट राइटर्स अगर कहीं पे बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं तो वो है 48,600, 48,500 की ट्रेजेक्टरी। यानी आपका ट्रेड पिक री एंटर करने का जोन होगा हर्षदा 48,600, 48,550, 48,500। नॉट एग्जैक्टेड दिस प्राइस। मैं दोनों ही इंडिसेस पे थोड़े से और डिप का इंतजार करूंगा हर्षदा, अगर मुझे लॉन्ग पिक करनी है। एज ऑफ नाउ नहीं। अच्छा, एक बात कहूँ हर्षदा, इस क्लोजिंग में जो मैं अमूमन स्टॉक स्पेसिफिक समरी देता हूँ, आप रखिए नज़र पावर स्टॉक पे, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीईएससी हो कैश का। इन तीन काउंटर्स में ऑप्शंस और कैश के स्टैट्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। मेरा फोकस रहेगा पावर स्टॉक्स पे हर्षदा, टाटा पावर, एनटीपीसी और सीईएससी, ये तीन स्टॉक्स। ओके, तो पावर कंपनियां रेडार पर। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है स्टॉक्स की, जहां पर तेजी और मंदी के सौदे दोनों बनते दिखाई दिए हैं। वो आपको दिखा देते हैं कहां पर ट्रेंड आज जोरदार दिख रहा है, एक्शन वाला। उन स्टॉक्स में आप गौर करेंगे तो पोलो हॉस्पिटल में 3.5% का इजाफा, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, इन्फोसिस, ये वो ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ मेटल कंपनियों में हिंदुस्तान कॉपर करीब 8% के गेंस दिखा रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3.5% का इजाफा, टाटा पावर जो वीरू अभी मेंशन भी कर रहे थे, और पेज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है इंटरेस्टिंग मूव्स तेजी के साथ वॉल्यूम्स पर एक्शन बनता दिखाई दिया है। कोल इंडिया हालांकि आज थोड़े से बैकफुट पर है। हीरो, टाइटन और बीपीसीएल ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर 1.5 से 2% तक का नुकसान बनता दिखाई दिया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में कुछ मुनाफा वसूली, बॉश, भारत फोर्ज, इंडिया सीमेंट या दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली साफ तौर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है फिलहाल तेजी और मंदी वाले सौदे। अब ऐसे में आपने कहां पर ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स को फोकस में रखें, किन को अवॉइड करें, इस सब पर बातचीत होगी डिटेल में। फंडामेंटल्स पर राय लेंगे आज हम मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद, शिल्पा राउत और श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। 2:15 बजे यतिन आपको बताएंगे कि मेटल स्टॉक्स में इतनी तेजी की वजह क्या है। 220 पर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर जितेंद्र मामतोरा हमारे साथ जुड़ेंगे 2:30 बजे। स्काईमेट ने जो मॉनसून का अपडेट दिया है या फिर पहला फोरकास्ट आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका अपडेट लेंगे हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता से। 245 पर जो बाजार लाइफ टाइम हाइस पर है और आज सेंसेक्स की बात है, तो किन स्टॉक्स की मदद से दरअसल ये आंकड़े हम छुपा रहे हैं उसकी बातचीत होगी।
2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में एलेक्स इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता हमारा साथ देंगे। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का जायजा, फिर ऑफ कोर्स BTSD STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं और निफ्टी पे वो लेवल उसका इंतज़ार करिएगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और वो है करीब करीब स्क्रीन पे फिर टिक बाय टिक चार्ट पे बात करते करते हमारा डे लो पर आया है 619588। 619588 इस ट्रेजेक्टरी का इंतजार कीजिएगा। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। डिफिकल्ट कॉल। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर थोड़ी तेजी नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 6523 पर। स्टॉप होगा 6475 का, करीब 70 और रुपीस। टारगेट होगा 6600 का। 50 रुपए का स्टॉप लॉस है अप्रोक्सीमेटली। टारगेट होगा 6600। यस, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल आपने पिक किया है एट 6520 पर। ओके, ऑलरेडी 3.37% अप है ये। और कोई ऑप्शन ट्रेड लेना होगा तो बात पे मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मानस आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, मेरा ट्रेड ICICI बैंक है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मॉर्निंग में जब बात हुई थी तभी मैंने मेंशन किया था कि शायद अब आपको 1135 तक के भाव देखने को मिलेंगे। एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब इंटरडे में करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक क्योंकि ये एक ब्रेकआउट मूव है, इस करेक्शन पे खरीदारी करके चलना है। 1094 के स्टॉप लॉस से आप ICICI बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो वही रहेगा जो मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था, 1135 का। 1135 के टारगेट के लिए ICICI बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 1110 का कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। 30 का टारगेट रहेगा। अगर आप 1110 का कॉल ले रहे हैं जो इस समय आपको 1640 के आसपास मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की बन रही है बिग बॉय ICICI बैंक में। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि मार्केट अभी पुल बैक के मूड में है। तो मैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प पे फ्यूचर्स पे शॉर्ट देना चाहूंगी। और यहाँ पे हम फिलहाल 4530 के करीब है। हम अगर यहाँ से 4570 का SL लगाया जाए और अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 4480। 80 के लिए एक मंदी का ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पर धीरे धीरे करके अब वीकनेस शुरू होना दिख रही है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी ऑन द सेल साइड रहेगा सन टीवी ने ब्रेकडाउन दिया है बिलो 600। मुझे लगता है यहाँ से 580 570 के लेवल्स के लिए एक बार ये स्टॉक जाएगा। तो आप इसको 610 फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस से आप इसमें सेल कर सकते हैं। इसको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 590 का पुट जो रफली 12.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट सब 19 से लेके 25। ओके, सन टीवी पे आपका ये कॉल है और यहाँ पे 590 की पुट का भी अगर आप देखें तो विकल्प है आपके पास। इट्स अ शॉर्ट एट 1215, 590 रुपए की पुट। प्रशांत, आपका ट्रेड इस वक्त का? माफ कीजिए, श्रीकांत आपका ट्रेड इस वक्त का? क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा, और गुड़ी पाड़वा की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, अगर मार्केट में आज अच्छा खासा करेक्शन हमने हायर लेवल से आते हुए देखा है, बट एट द सेम टाइम मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब भी आ रहा है। हमें लग रहा है कि 22,600 से लेकर 500 के रेंज में निफ्टी के लिए काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है और वापस कई सारे स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ रहे हैं। इन लेवल से हमें लगता है कि गुजरात गैस को लॉन्ग किया जा सकता है। गुजरात गैस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 550-555 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कंटिन्यूएशन बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है। तो आफ्टर करेक्शन हमें लगता है कि वापस इसमें अच्छी खासी तेजी बन सकती है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 555 के करीब। स्टॉप लॉस रखे 545 का, और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 570 रुपए के। तो गुजरात गैस को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। गैस में एक मौका तेजी के ट्रेड का, ये है श्रीकांत की राय। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा?
आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहली बात तो हिंदू नव वर्ष और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, सारे दर्शक जो सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं। होप इट्स अ हेल्दी, वेल्दी एंड अ प्रॉस्परस ईयर। जहां तक पिक का सवाल रहा, हमें लगता है आई थिंक अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और अर्निंग सीजन के मद्दे नजर रखते हुए डोमेस्टिक सिक्लिकल्स इज स्टिल वेरी वेरी एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश अबाउट। हम जो हमारे सेक्टर रोटेशन देखते हैं पैनरे में, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्लियरली बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू शोइंग गुड अर्निंग्स ग्रोथ। और इसमें आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्समेट। इसके ईपीएस आरएस रेटिंग्स बहुत तगड़े हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, 8,500-9 हज़ार करोड़ के आसपास। मार्जिन की डिलीवरी और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसके वजह से जो टॉप लाइन ग्रोथ में एक एग्जीक्यूशन है, जो मार्जिन्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहेंगी, एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा ये कंपनी के बैलेंस शीट पे और नंबर्स के ऊपर। अगेन ये क्वार्टर शायद लल होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स, क्योंकि हम अभी इलेक्शन फेज में हैं। बट वंस इलेक्शंस आर ओवर, हमारे अनुमान में आई थिंक जो ऑर्डर फ्लोज आएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, ये अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देंगे अगले कुछ वर्षों के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। समय तेजी की साफ तौर से बन रही है, ये कुछ आइडियाज़ आपके सामने आए हैं। चलिए मार्केट पर लौटते हैं और कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहले तो निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा रेजिलिएंट लग रहा था निफ्टी के सामने, ये ऊपरी लेवल से अब अपने बढ़त को गंवाता हुआ 4 पॉइंट के नेगेटिव जोन में आ चुका है। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली बढ़ रही है। 290 पॉइंट देखते ही देखते मिड कैप इंडेक्स नीचे आ चुका है और निफ्टी में तो प्रेशर था ही, करीब 22,600 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। एक ट्रेड जो पिक किया है रचना जी ने 4480 के टारगेट के लिए, हीरो मोटो कॉर्प, ये आज के बड़े ड्रैगर्स में शामिल है। लेकिन इस समय जो नई बिकवाली आ रही है वो इंडसइंड और कोटक की तरफ से आ रही है। मानस, क्योंकि आप वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर थोड़े से आश्वस्त है कि तेजी आएगी, अब तक आईसीआईसीआई बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं था, दूसरे स्टॉक्स चल रहे थे, आज थोड़ा सा गेम रिवर्सल हुआ है। ये क्या पासिंग द पार्सल चल रहा है और इंडसइंड जैसे ट्रेड्स या फिर कोटक जैसे ट्रेड्स में अब क्या कुछ और मुनाफा वसूली लास्ट करेगी 2-3 दिन? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग में आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके ही प्ले करना पड़ेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक तो काफी बेहतर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटक बैंक लगातार 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1750 के स्टॉप लॉस से आप कोटक बैंक में बने रह सकते हैं। मेरा समझना है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ ही कोटक बैंक में देखने को मिलेगा और 1840 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी पोजीशन में कोटक बैंक में बने रहिए। दूसरा, आपने इंडसइंड बैंक की बात की देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक में 1580 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी 1580 के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1525 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक पे आपका भी हो गया। अब मैं मानता हूँ कि बाजार कल के प्रोस्पेक्टिव से और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के प्रोस्पेक्टिव से, जो कि छोटा है, मात्र 3 दिनों का, सबसे क्रिटिकल फेज में है। मैं अभी कॉल्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर्स पे। मयूरेश, आज क्लियर वर्डिक्ट है मेटल्स का। वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर एट ऑल टाइम हाई, चाहे फेरस नॉन फेरस किसी क्लास को देख लीजिए, इवन आप बुलियंस यानी प्रीशियस मेटल्स को देखिए, एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स का ये दौर है। आप लोगों ने मेटल्स में सिलेक्टिवली क्या बाय किया है और अभी भी क्या बाय करने की वकालत कर रहे हैं आप, मयूरेश? तो वीरू जी, 2 चीजें। एक, आई थिंक जो चाइना का एक ओवरहैंग है पूरे क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है पूरा प्राइसेस, जहां पे तक डिमांड सप्लाई का एक डायनेमिक्स है, एंड चाइना रिकवरी स्टिल लुकिंग वेरी वेरी सॉफ्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एलएमई प्राइसेस हैं बेस या अन्य मेटल्स के, दे आर स्टिल लुकिंग एक्सट्रीमली सॉफ्ट। ऑन द अदर हैंड जो डोमेस्टिक डिमांड है ये एक्सट्रीमली रोबस्ट है एट दिस जंक्चर। तो फेरस हो नॉन फेरस हो, यहाँ पे जो हमें डिमांड दिख रहा है वो काफ़ी तगड़ा है। और इसलिए आई थिंक जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है ये सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उछाल देख रहे हैं थोड़े इनपुट कॉस्ट में भी अक्रॉस अ लॉट ऑफ कमोडिटीज, वो पेटकोक हो, कुकिंग कोल हो, बॉक्साइट हो, एल्यूमिना हो, कहीं ना कहीं आई थिंक इनपुट कॉस्ट हैव स्टार्टेड इंचिंग हायर।
बिकॉज डीजल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिमेन हायर, क्योंकि क्रूड प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ऊपर जाने की क्षमता रखती है, जो EBITDA को शायद पुल डाउन कर सकती है। बट डोमेस्टिक फोकस कंपनीज विद कंप्लीट इंटीग्रेशन इस पे शायद फोकस रखें। इसको न मद्देनजर रखते हुए जो हम देखते हैं, जो हमारी EPS RS रेटिंग्स होती हैं, जो रैंकिंग्स होती है, जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी होती है कैंसलम के हिसाब से, आई थिंक JSW स्टील इज समथिंग दैट वी आर कीपिंग ऑन आवर वॉच लिस्ट वीरू जी। एक्सपेंशन अच्छा खासा हो चुका है, एक्सपेक्टेशन जो लेवरेज को लेके है दैट इज लार्जली पेंसिल्ड इन, और इसको लेके आई थिंक एज वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब चाइना रिकवरी आएगी, जब LME प्राइसेस वापस अच्छे खासे रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स लो है ग्लोबल स्तरों पे, इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट आ जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। तो हमें लगता है आई थिंक मेटल स्पेस में, स्पेसिफिकली आई थिंक स्टील स्पेस में JSW स्टील हमारे वॉच लिस्ट में। ओके, तो JSW स्टील मयूरेश को पसंद है और इत्तेफाक से इस समय हम स्टील की ही बात करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ट्रिगर पॉइंट्स आए हैं? ये तो हमने एक अंश सुना कि JSW स्टील को लेकर क्या फिलहाल फैक्ट्स है, लेकिन आप ओवरऑल कमोडिटी साइकिल देखिए, कच्चा तेल हो, चांदी हो, कॉपर हो, भाव आसमान छू रहे हैं। अब क्या ड्राइव कर रहा है इन प्राइसेस को, और ख़ासतौर से मेटल शेयरों में इस तरह का मूव कितना लास्ट करेगा? यतिन हमारे साथ है बताने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून अर्चदा। देखिए, सबसे पहले और बड़ी बात यह है कि मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको आज आता हुआ नज़र पड़ रहा है और ईयर टू डेट बहुत ज़बरदस्त गेन्स हैं। ऑब्वियसली वो डेटा के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कमोडिटी है उसकी एक बड़ी रैली फ्यूल हुई है। जहाँ तक कि स्टील के दामों का सवाल है, काफ़ी स्टेबिलिटी आपको चाइनीज़ स्टील प्राइसेस में दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक कि इंडियन प्लेयर्स का सवाल है, यहाँ आपको एक बचत आती हुई दिखेगी Q4 में। वॉल्यूम्स हालांकि कम है, लेकिन जो कोकिंग कोल के दाम है, जो एनर्जी कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हुए हैं Q4 में, जिसके कारण मार्जिन्स में एक बेनिफिट आता हुआ नज़र पड़ेगा। इसके अलावा हिंडाल्को और नाल्को दोनों ही कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, एल्यूमिनियम के रियलाइजेशंस भी आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट कॉपर रियलाइजेशन और एल्यूमिनियम रियलाइजेशन की बात करें तो ब्रोकरेजेस ये अनुमान कर रही हैं कि Q4 में और आने वाले क्वार्टर्स में आपको 3 से 4% रियलाइजेशन ग्रोथ दिख सकता है। और अगर हम एल्यूमिनियम कॉपर की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर के शेयर्स ज़्यादा भागे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, सोलार पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के कारण एल्यूमिनियम और कॉपर के दाम फर्म अप हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में। और स्टील एक्सपोर्ट्स भी आप देखेंगे तो करंट कैलेंडर ईयर 2024 में चाइना में कम एक्सपोर्ट्स होने की गुंजाइश है। जहाँ तक कि मेटल इंडेक्स का सवाल है, अगर हम बात करें एक महीने की गेंस की, तो कच्चा तेल 12% भागा हुआ है, चांदी के दाम में 14% का उछाल, ऑब्वियसली गोल्ड तो रिकॉर्ड लेवल्स पे है ही, कॉपर एल्यूमिनियम में भी आपने 9 से 10% की रैली देखी है, और जिंक के दामों में भी लोअर लेवल से लगभग 5-7% की रिकवरी आती हुई नजर पड़ी है। अप्रैल के महीने में बात करें तो मेटल इंडेक्स 8% ऊपर है। तो जो पिछले 10 दिन है इसमें मेटल इंडेक्स 8% ऊपर है, और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स में 8 से 10% का गेन आप देख रहे हैं। लेकिन ईयर टू डेट देखिए बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है। पिछले 3-4 महीनों में मेटल इंडेक्स 26% बढ़ा है। नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर्स में 30 से 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं। वेदांता, JSPL, सेल, इन सभी काउंटर्स में 20 से 25% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेटल रैली आपको देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडेक्स, और कहीं ना कहीं Q4 के नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड है। मार्जिन फ्रंट पे जो 2-4 क्वार्टर से वीक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है मार्जिन में, वहाँ फिर से एक बार आपको पिकअप आता हुआ नजर पड़ सकता है। तो एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला और अक्रॉस द बोर्ड इन सारे स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस जारी है। मयूरेश की तो पसंद साफ है JSW स्टील, लेकिन चार्ट्स पर श्रीकांत, जब आप ये पूरा इंडेक्स टटोलते हैं, कुछ ऐसा ट्रेड जो अभी भी चेज किया जा सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें भी यही लगता है कि जितने भी मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सभी में तेजी बनी रहेगी। और नो डाउट कि स्टील स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। इनफैक्ट नेशनल एल्यूमिनियम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस अगर किसी एक स्टॉक से अगर आया तो वो है नैल्को। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे वो स्टॉक करेक्टेड है फ्रॉम द हाइट्स ऑफ 84-85, अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 180 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक 200 के लेवल्स छू सकता है। करंट लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम को लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एट 175 के करीब का। तो एल्यूमिनियम, आई मीन टू से, नैल्को के साथ साथ हिंडाल्को पे भी फोकस किया जा सकता है। और हमें लगता है कि शायद वेदांता ये भी एक ऐसा स्टॉक है कि जो इवेंचुअली आने वाले कुछ
हफ्तों में या महीनों में एक बार 360 के लेवल्स दिखा सकता है। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बिकॉज टेक्निकल्स में इन सभी स्टॉक्स ने अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस किया है, जो फंडामेंटल्स में कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स आर वेरी स्ट्रांग। ओके, अब लेके आइए निफ्टी की और मेरी 2 बजे की कमेंट्री। बाय कीजिएगा 22,621 588। निफ्टी का लो देखिए एग्जैक्टली लगा जब हर्षद में बात कर रहे थे 22,611 का, अभी एक लो लगा, वहां से 68 लगभग 60 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। और दूसरा बैंक निफ्टी बाय कीजिएगा किस पर, 48,550 600 पे, वहां से अब करीब 760 की ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। उस पिवट पॉइंट ने क्या काम किया, पिवट पॉइंट होते हैं और आप देखिए क्या काम किया। 2 बजे की कमेंट्री एक बार फिर से सुनिएगा, 550-600 वहां से 150 पॉइंट, और निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। ट्रेड्स ऐसे लोकेट किए जाते हैं और 666 पे सिंक हो गया और एग्जैक्टली बेस से शूट अप हो गया। मैं होता तो अब तक काट के, अगर चाहे वो एट द मनी कॉल ली होती चाहे फ्यूचर्स ली होते, निकल चुका होता। ये था सबसे प्रॉमिसिंग स्विंग अब तक का। अब आते हैं आगे, कुछ और ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। BEL लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, BEL 22690 पर और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। मैं कुछ देर से देख रहा हूँ इस स्टॉक को, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हाई की ट्रेजेक्टरी में और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में। इसको कैसे ट्रेड करेंगी आप शिल्पा जी, आपका सेंस क्या कहता है इस पर? जी वीरेंद्र जी, मैं जस्ट BEL ही देख रही थी। मुझे एक जगह 230 का कॉल मैंने बस निकाल के भी रखा था। मुझे लगता है यहाँ पे 6.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से सेटअप है स्टॉक का, एक वन वे रैली, मुझे लगता है 250-260 के लिए ये स्टॉक बिल्कुल रेडी है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई डाउनसाइड भी आपको मिलेगा। तो 230 का कॉल ऑप्शन जो 6.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपए का रखिए एंड स्टे लॉन्ग। ये मुझे 10 से लेके 13 तक भी आपको ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटीज उभर कर आई हैं, और एक स्टॉक जो कल से ही भाग रहा है उसमें एक्साइड आपकी स्क्रीन पर रखते हैं दोबारा। कल ऑफ कोर्स वो खबर थी कि Hyundai किया के साथ इनका टाई अप, बड़े पैमाने पर उनके लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में इन्वेस्टमेंट होगा। आज JP Morgan जैसे जानकारों की तरफ से इनफैक्ट बाय कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं। रचना जी, एक्साइड पर एक पर्सपेक्टिव दीजिएगा। कल दौड़ा, आज फिर ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है, करीब 26% ऑड का। आप म्यूट पर हैं मैम। सॉरी अबाउट दैट। एक्साइड में जहां तक बात है, तो कल की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद भी उसने आज फॉलो थ्रू देने की कोशिश करी है। हालांकि आज इतना ज्यादा सफल नहीं रह पाया क्योंकि ऊपर के लेवल से थोड़ा डाउन आ गया है, बट नेवरदलेस यहाँ पे डाउन आने पे इट हैज रीच्ड सपोर्ट। सो वहां से एक स्ट्रेंथ बनेगी क्योंकि सपोर्ट पे आया है। 375 के SL के साथ अगर इसको लॉन्ग करा जाए और होल्ड करा जाए फॉर अ फ्यू डेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमें दोबारा से 400 का नंबर और फिर 410 का नंबर आने वाले विदिन 8 डेज टू 10 डेज दिखना चाहिए। ओके, तो ये एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ट्रेड 400 की तरफ बढ़ने की पूरे आसार दिख रहे हैं। मयूरेश, आपने क्या टटोला है कि दोनों अमर राजा और एक्साइड अपने आप को थोड़ा सा रीइन्वेंट करेंगे जैसे जैसे बैटरी की डिमांड बढ़ेगी? दोनों में ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी फंडामेंटली कहाँ उभर कर आएगी? वर्षा जी, आई थिंक वी डिस्कस दिस स्टॉक अपने चैनल पे डिस्कस किया था कुछ 3 हफ्ते पहले, और हमें लगता है आई थिंक दोनों स्टॉक्स बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होता है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और बहुत नीश प्रोसेस होता है जहाँ पे एक्सपर्टीज लगती है इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट टेक्नोलॉजी। दोनों कंपनीज के पास आई थिंक जो टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को देते हैं वो तो है ही, बट वो इंडस्ट्रियल्स को भी सप्लाई करते हैं और वो रिप्लेसमेंट मार्केट को भी सप्लाई करते हैं। कोई नए प्लेयर को आना, कैपेसिटी सेटअप करना टेक्स एन ऑफुल लॉट ऑफ केपेक्स एंड ऑफुल लॉट ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये नीश सेगमेंट रहेगा। ऑब्वियसली आई थिंक as few companies might explore in terms of few backward integration as far as cell manufacturing concerned, but जो capacities build up कर रही है, फॉर एग्जांपल एक्साइड जो एक हम पोर्टफोलियोज में होल्ड करते हैं,
and I'm having a very clear bias, we remain optimistic on this stock, is with the fact that 6 gigawatt hours are going to get added in terms of sheer capacities. जितना capex लगने वाला है, I think वो internally ये satisfy करेंगे जो cash flow from generation existing operations से है. एक added kicker जो Exide के पास है वो HDFC Life का stake. Case in point, अगर जरूरत पड़े तो they can probably get out of that if needed and probably ensure that the capex is probably sufficed with. Similarly with Amara Raja, I think जो capacity से बढ़ा रहे हैं lithium ion की, again I think relatively stable balance sheet. And as these capacities come on board, I think जो electrical mobility platforms हैं across segments, 2-wheelers, 4-wheelers, जो auxiliary battery लगती है even in the electric avatar, I think that will also continue. तो I think एक added benefit होता है ये सारे players के लिए, और इसलिए I think एक बहुत बड़ा advantage और एक बहुत बड़ा market है for both these players, not just from a domestic perspective, but in all probabilities from an export perspective as well. तो हम काफी optimistic रहेंगे इस space पे. लंबा नजरिया है तो बिल्कुल positive रहना चाहिए दोनों ही stocks पे. As a disclaimer, Exide remains in our portfolio. ओके, ये हो गया हमारा जब बैटरीज पर आपका व्यू। और मैं जैसे कि अपनी 2 बजे कमेंट्री में कह रहा था, पावर स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। आज एनटीपीसी ने अपने करियर का सबसे हाईएस्ट लेवल छुआ मेरे ख्याल से 362 पे। यस, थोड़ा सा सिंक हुआ है उसके बाद, बट स्टिल अगर ये प्राइस भी अगर आप आ जाता है क्लोजिंग में तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा एनटीपीसी का। उसके बाद आप रखिए टाटा पावर को एक बार के लिए, और टाटा पावर में ऑप्शन एक्टिविटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और पिछले 3-4 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स 430, ये भी ऑल टाइम हाई पे। और एक सीएससी लेके आइएगा 143 पे। इन तीनों पे एक करके भी रहते हैं। मानस पहले सीएससी पर 142.90 ऑल टाइम हाई। तीनों स्टॉक्स पे आई थिंक सिमिलैरिटी है। आपका सीएससी पे व्यू और टाटा पावर पे, और बहुत संक्षेप में तीनों के व्यूज रखिएगा क्योंकि तीनों ही ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं आप। तो देखिए, पहले सीएससी की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। इंटरडे सेशन में थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन 138 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 154 के आसपास का होगा। लेकिन इस स्पेस में मेरी पसंद डेफिनेटली अभी भी टाटा पावर है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करके चलना है। एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 419 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 450 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल टाटा पावर में एक अपॉर्चुनिटी मानस कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इस बार वैसे भी हम कह तो यही रहे हैं कि पावर डिमांड एकदम आसमान छूने वाली है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के मैनेजमेंट से जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि मर्चेंट टैरिफ्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा, और वो पूरे कंपनियों के लिए, इनफैक्ट वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं पूरे सेक्टर पर एक टिप्पणी थी। तो उस पर्सपेक्टिव से भी बाकी पावर कंपनियों पर नजरें होनी चाहिए। सीएससी, टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स जो वैसे भी वीरू आइडेंटिफाई कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में ही। चलिए अब चलते हैं बोर्डरूम की तरफ। चौथी तिमाही में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी का मुनाफा 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। आय में 17% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन की बात करें तो ये भी 6% का सुधार दिखाने में कामयाब रहा है। अब क्या ड्राइव कर रहा है इनके नतीजों में, इस सब पर बातचीत होगी। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर जितेंद्र मामतोरा। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। एक जोरदार तिमाही, मुझे पहले तो अंदाजा दीजिए कि किसने ड्राइव किया है इस नंबर को, और क्या ये जो Q4 के अंत में अच्छी तेजी बनी है ये FY25 में भी जारी रहेगी? पहले तो जो तेजी दिखी है आपको लास्ट क्वार्टर में, तो वो तेजी धीरे धीरे बढ़ी है। ऐसा नहीं कि एक साथ में बढ़ी। वो जो ऑर्डर बुकिंग हम लोग का था 2023 31 मार्च को, हाँ, वो भी 1500 करोड़ जितना तो था ही था। ये बार वो 2500 करोड़ है, तो वो 1500 करोड़ को लेके हम लोग चले थे, और हम लोग को करना था कि हम पूरा का पूरा लास्ट ईयर में वो खत्म कर दे और नया ऑर्डर नए साल से नए शुरू करें। लेकिन हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर में कुछ इशू हुए थे, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा रिजल्ट काफी, माने जो 200, 250, 300 करोड़ की लेवल में हम लोग जितेंद्र जी, सर 1 मिनट के लिए रुकिएगा। मैं आपके ऑडियो को थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब एक बार फिर से आता हूँ मैं आपके पास।
हमारी टेक्निकल टीम इस वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। रीपैच करते हैं सर आपको, आपका कोई भी ऑडियो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बार इस स्टॉक को स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज हल्का सा इसका जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, एक बार इस चार्ट को देखेंगे रचना जी। 498 ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक पे। प्रोजेक्शन क्या बन रहा है हायर लेवल स्पेस का भी आपके मुताबिक? जी, जहाँ तक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये काउंटर काफी स्ट्रांगली जा रहा है एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। हालांकि 20 पीरियड एवरेज वगैरह से इवन 50 पीरियड एवरेज वगैरह से काफी दूर है इसकी प्राइस, तो एक पुल बैक आए तो दैट वुड ओनली बी नेचुरल, लेकिन पुल बैक में एंट्री करनी चाहिए, पुल बैक को अवॉइड नहीं करना चाहिए। दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी एंड पुल बैक आएगा तो 440 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल जहां पे है वहां से काफी 50-60 रुपए पीछे लगता है, लेकिन होने को ऐसा करेक्शन कभी भी हो सकता है। ऐसे करेक्शन में अगर एंट्री करेंगे तो और मीडियम टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करेंगे तो आपको 510 और 540 के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है एक सेंस ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स पर। देखिए 5% के अपर फीस पे है, लेकिन मैं प्रोजेक्शन इसका स्टॉक का इसलिए ले रहा था क्योंकि इसमें एक वर्टिकल राइज रहा है अगस्त 2023 के बाद से लेकर अब तक। एक बार इसका जरा चार्ट ले आएंगे, लॉन्गर टर्म चार्ट। एक वर्टिकल राइज रहा है और एक बात है इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुल रही है। एक वर्टिकल राइज, उसके बाद लगभग महीने 1.5 महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक वर्टिकल राइज। मैं एक सेंस और इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद हैं, उनसे एक टेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपका इस वक्त का ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून हर्षा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। तो यहाँ पे इक्का लैब्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये हम स्पॉट 1295 स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं और यहाँ से जो टारगेट रखना होगा वो होगा 1375 से लेके 1380 1380 तक। ओके, दोबारा कोशिश करते हैं जितेंद्र जी से बात करने की। जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं धीरे धीरे करके इनफैक्ट आप इन नंबर्स पर आए हैं, तो FY25 में भी आई एम होपिंग कि ये फिर गाड़ी टॉप गियर में दौड़ेगी। अब ये दौड़ेगी। ये जो अभी हम लोग के पास जो ऑर्डर बुक है वो पूरे साल का 15 महीने का ऑर्डर है 2500 करोड़ के, और 17,000 करोड़ के ऑर्डर अभी पाइपलाइन में है। हम लोग ने टेंडर वहाँ पे कोट किए हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है वो अबाउट 20% है। तो और भी ऑर्डर्स तो अभी आने की उम्मीद है और आ ही रहे हैं। दूसरा जो एक्सपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट का भी काफ़ी काम चल रहा है। जी के साथ हम लोग की बात चल रही है, जी ने कुछ ऑर्डर भी दिए हैं हम लोग को, और उसके बाद सीमेंस ने भी कुछ ऑर्डर दिए हैं। तो ऐसे ऑर्डर तो आ ही रहे हैं, ऑर्डर नहीं आने में कोई वो नहीं है। और पावर की रिक्वायरमेंट जो होने वाली है, इलेक्ट्रिक जो पावर फॉर रेल, पावर फॉर कार, सब जगह में आप देखिए कि पेट्रोल जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है। अभी सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो उतनी बढ़ने वाली है कि ये जो ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं वो लोग को कैपेसिटी भी वो लोग की कम होगी। क्योंकि आप कह रहे हैं आपके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या आप गाइड कर पाएंगे फिर FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ की क्या विजिबिलिटी है? ये साल आप मार्जिन्स में लगभग 10% की मार्जिन पर क्लोज कर पाए हैं। FY25 में इसके ऊपर कितना बिल्ड करने की गुंजाइश? जैसे कि अभी हम लोग का जो प्लान बना है वो ये साल हम लोग का टॉप लाइन 2000 करोड़ के आसपास रहेगा, और जो एबिट मार्जिन है वो भी 13% के ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा उससे। जितेंद्र जी, आगे जाके आपकी ऑर्डर बुक्स को मतलब डोमिनेट क्या करेगा? डेटा सेंटर डिवीज़न, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर सोलर में एग्जैक्टली कहाँ ज़्यादा ऑर्डर आने की संभावना है? और एक और चीज़ सर, फंड रेज के क्या प्लान है आपके? थोड़ा सा भी टिप्पणी करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो
जो ऑर्डर आने की जो उम्मीदें हैं या ऑर्डर जो आ रहे हैं वो सब रिन्यूएबल से ज़्यादा है अभी। और ग्रीन हाइड्रोजन अभी शुरू नहीं हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन का फॉर्चुनेटली हम लोग के पास जो ऑर्डर आए हैं वो अमेरिका से आए हैं। तो ये यहाँ पे भी अभी ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत हुई है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जो काम कर रहा है वो है रिलायंस और अदानी और रिन्यू। और एक पार्टी है जो वो भी बहुत ज़ोर शोर से ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे लगी हुई है। तो ये सब का काम एक साथ में आएगा और उसके लिए हम लोग ने एक एक्सपांशन प्लान बना के रखा है जो अगले 6 महीने में वो भी कार्यरत हो जाएगा। उसकी मशीनरी के ऑर्डर सब दे दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है और हम लोग आशा करते हैं कि अक्टूबर तक में हम लोग वहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएंगे। और ये जो 12,000 MVA तक की उसमें हम लोग फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं जो इट विल बी ओनली फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए ही होंगे। वो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर नहीं होंगे, वो 18-20 MVA के करीबन सब ट्रांसफार्मर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी एंड गुड लक फॉर FY25। अच्छी ग्रोथ, 2000 करोड़ प्लस के टर्नओवर या फिर रेवेन्यू काउंट पर कंपनियां फोकस करती हुई दिखाई दी। इन अक्रॉस सेगमेंट्स दरअसल ग्रोथ है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल्स हो या फिर डेटा सेंटर वाला बिजनेस हो। बड़े से बड़े ऑर्डर्स अदानी ग्रुप या सीमेंस जैसे दिग्गजों की तरफ से इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मोमेंटम इस घंटे है, भले ही ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा शांत होता दिखाई दिया हो। लेकर आइएगा प्लीज देवयानी इंटरनेशनल ट्रेड पर ट्रेड को स्क्रीन पर। प्रशांत, ये चार्ट पढ़ा क्या आज? इनफैक्ट हमारी नजर इस पर गई थी जब समित ने खिलाड़ी नंबर 1 में इसे मेंशन किया था और पूरा दिन ये करीब 3-3.25% के गेंस को होल्ड करने में कामयाब है। तो हर्षा जी, यहाँ पे अगर हम देखें आज का जो हाई बना है वो करीबन 168 है। इस स्टॉक को 170 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है डेली चार्ट पे, यानी डेली बेसिस पे 170 के ऊपर ही अगर स्टॉक क्लोज हो जाता है और इसको फॉलो थ्रू मिले तो ये बहुत कंफर्टेबली आपको 190-195 तक के लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 170 के ऊपर क्लोज होना मुश्किल होगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आपके पास ये स्टॉक एग्जिस्टिंग हो तो आप एक काम कीजिए कि 155 पे ट्रेल कीजिए, ताकि अगर यहाँ से कोई मेजर रिएक्शन आए तो आपके प्रॉफिट एक डिसेंट लेवल पे बुक हो जाए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू देवयानी इंटरनेशनल पर। मानस, दो स्टॉक्स B2 जिसे हम कहते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों ही स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वैसे मूव तो पहले बजाज फिनसर्व में आया और देखते ही देखते मिनटों में ये स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी से लगभग 1% ऊपर है, करीब 1-1.25% के गेंस। और इसी तरह का मूव डे लो से आपको बजाज फाइनेंस में भी दिखाई दे रहा है। तो फिनसर्व पॉजिटिव टेरिटरी में पूरा दिन है और नेगेटिव से पॉजिटिव में आता हुआ बजाज फाइनेंस का स्टॉक का चार्ट्स पर ज्यादा बेहतर ट्रेड क्या है इस घंटे? तो देखिए, दोनों को कंपेयर करें तो बजाज फिनसर्व ज्यादा बेहतर लगता है चार्ट्स पे। 2 दिनों पहले हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है जिसके टारगेट 1740-1750 की रेंज में आते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1690 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1750 की टारगेट सेट करिए और बेहतर रहेगा कि इसके ऑप्शन में आप ट्रेड कर ले तो वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। तो 1720 वाला कॉल ऑप्शन जो 34 रुपए पे 34 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। इस ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। ओके, बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे और लगभग 1720 की कॉल 34.60 पे, ये भी कल आपके पास है। इस बीच एक बार एक स्क्रीन पे चार्ट लेके आइए मेट्रोपोलिस का। रचना जी, एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स पे जब बहुत लंबे वक्त से प्रेशर में हो। इसमें अब प्राइस लगभग 2 हफ्ते से 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है और अगर ये इजेक्ट करता है इस रेंज से तो मेरे ख्याल से 3 जून 2022 के बाद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैजेक्टरी में एंटर कर जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक कोटेक की रिपोर्ट भी आई थी, बस आई थिंक डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को लेकर, उसके बाद से हमने मूव देखा। ये वाकई क्या किसी सीरियस ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है? आज तो 1.25% ऊपर है, लेकिन मैं इस वक्त अपने स्क्रीन पे वीकली चार्ट्स को देख रहा हूँ। क्या वीकली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 1941 की पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है क्या आपके मुताबिक?
जी, मेरे हिसाब से ये चार्ट डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दे रहा है और अगर आप इसका वीकली चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ से लेके रास्ता जो है 1910 की तरफ का क्लियर है, वहां तक की स्पेस नीट एंड क्लीन अवेलेबल है। तो इसीलिए ये जो ब्रेकआउट का लेवल है विच इज अराउंड 1760, वहां से वो जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देता जाएगा तो ये ब्रेकआउट वर्कआउट होता जाएगा और यहाँ से 1910 का तक का लेवल बिल्कुल साफ है। सो अराउंड 200 रुपीज ऑफ अ मूव इज अवेलेबल और सपोर्ट के तौर पे 1710 को लेना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये मेट्रोपोलिस में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड तेजी वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी मोड़ पर चार का चौका की तैयारी भी कर लेते हैं। शिल्पा जी, आपके पास मैं आऊँगी सस्ता ऑप्शन के लिए। रचना से जानेंगे एफएनओ सुपरस्टार, प्रशांत देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी हैं। तो ये ट्रेड्स आप लोग निकाल कर रखिएगा। तब तक मौसम विभाग की तरफ से तो अपडेट आना बाकी है, लेकिन जो देश की निजी एजेंसी है जो मौसम पर भी अपनी टिप्पणी करती है, स्काईमेट, उन्होंने अपना फोरकास्ट जारी कर दिया है। स्काईमेट के हवाले से जो अपडेट आया है, इस साल मॉनसून मेहरबान रहेगा। ज़्यादा डिटेल्स मनीषा गुप्ता के हाथ है। मनीषा, बताइए एग्जैक्टली स्काईमेट क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया खबर मॉनसून की तरफ से, जहां पर स्काईमेट अपनी पहली ऑफिशियल फोरकास्ट आज कर चुके हैं और 102% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज मॉनसून का यहां पर फोरकास्ट भी है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल मॉनसून है। उससे पहले ऑफ कोर्स 2 महीने आपको अच्छी खासी गर्मी यहां पर सहनी पड़ेगी, काफ़ी सारे हीट वेव वाले दिन भी हैं, लेकिन मॉनसून की शुरुआत और मॉनसून की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी दोनों ही तरीके से। हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ये देखना कि मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा रहेगा। तो जून के महीने में जो ऑनसेट है मॉनसून का और जिस तरह की बारिश है वो बाकी महीनों से कम बताई जा रही है, बिकॉज एल निनो का ट्रांजिशन यहाँ पे ला नीना की तरफ होगा, तो वो समय हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसलिए जून थोड़ा सा यहाँ पर फंस सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम 95% की बारिश तो इस महीने में भी देख लेंगे। बेहतरीन बारिश जताई जा रही है कि आप जुलाई और सितंबर में देखेंगे, जहाँ पर 100% ऑफ LPA से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन इसके बीच में अगस्त में एक थोड़ा सा पॉज या डिप बारिश में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर स्काईमेट का मानना है कि अच्छी खासी बारिश आप साउथ में और वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर देख पाएंगे। तो इन हिस्सों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। जो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर थोड़ा सा फंस सकता है। जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बारिश कम रहने की उम्मीद है। स्काईमेट का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है और स्पेशली मुंबई के लिए जिस तरह की बॉम्बे की बारिश होती है उसके लिए भी आप तैयार रहें। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी रह सकती है। तो तगड़ी बारिश की तैयारी यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगी। इसका सीधा आप कोरिलेशन ढूंढेंगे तो FMCG कंपनियों पर होना चाहिए। एक बेहतर मॉनसून उनके लिए एक पॉजिटिव रहता है एंड टू व्हीलर्स के लिए भी रहना चाहिए। अब टू व्हीलर्स में हमने देखा है पिछले साल ख़राब मॉनसून, उससे पहले की स्थिति भी थोड़ी सी नर्म ही थी, तो ज़्यादा पिकअप देखने को नहीं मिला। लेकिन ऑटो कंपनियों में आप आयशर देखिएगा, ये कुछ स्टॉक्स चलने लगे हैं। 4 व्हीलर साइड पर M&M में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। बजाज, हीरो, TVS, इन सब में क्या मौके हैं या नहीं, सवाल यही आता है। श्रीकांत, M&M, आयशर आज के टॉप परफॉर्मर्स हैं, लेकिन बाकी काउंटर्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल। तुम इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जहां पे मोमेंटम है। स्पेसिफिकली आयशर मोटर्स में काफी बड़ा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पे हमें लगता है कि इसने काफी बड़े कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मैं कहूंगा कि आयशर मोटर ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 4200 4250 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4500 से लेकर 4600 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, अगर करंट लेवल से भी खरीदना है तो खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 4100 के करीब का। ओके, तो 4100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर आयशर जैसे ट्रेड्स पर आप फोकस करें, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। FMCG में कोई ट्रेड दिखेगा क्या? HUL, ITC, ये कुछ स्टॉक्स थोड़े से साइडवेज हो चले हैं।
काबा जी, कब मौका मिलेगा इन स्टॉक्स में फिर तेजी करने का, खासतौर से आईटीसी? एचयूएल में तो ट्रेड नहीं बनता, आईटीसी में भी ट्रेड नहीं बनता। शायद 420 के आसपास आता है तो वहां पर शायद एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड बनेगा जब वो 432-33 के ऊपर चला जाए, वैसा लगता नहीं कुछ मुझे, तो बेस्ट अवॉइडेड। आई थिंक डाबर देखता हूँ, उसमें अगर कुछ मिल सकता है तो। नहीं, डाबर में भी नहीं है, बेस्ट छुट्टी है आज, छुट्टी लीजिए एफएमसीजी शेयरों से। अच्छा, फाडा की अपडेट आ रही है इस बीच। फाडा बेसिकली कह रहा है कि FY25 में बेहतर ग्रोथ रहेगी। मॉनसून की बात कर रहे थे, टू व्हीलर्स पर इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। फाडा कह रहा है कि पैसेंजर कार बिक्री करीब 1 से 3% रहने का अनुमान है FY25 में। ये डेटा पॉइंट अभी अभी फ्लैश हो रहा है, लेकिन अगर आप टू व्हीलर बिक्री देखें वो 9% बढ़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं फाडा के मुताबिक। फाडा बेसिकली एसोसिएशन है ऑटो डीलर्स का, और ट्रैक्टर बिक्री 4 से 6% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मयूरेश, क्या कुछ पिकअप ट्रैक्टर साइड पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये FY24 वाला साल एक वॉश आउट साल साबित हुआ है? नहीं, एब्सोल्युटली हर्षदा जी, आई थिंक दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक, आई थिंक जो डेफिशिएंट मॉनसून्स रहे थे अनफॉर्चुनेटली पिछले वित्त वर्ष में, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत एनकरेजिंग नहीं थी ट्रैक्टर मेकर्स के लिए। एस्कोस कुबोटा आप देखिए, या M&M का जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है। अभी दो चीजें, इफ नॉर्मलाइज मॉनसून इज एक्सपेक्टेड, जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट विल कम बैक टू मीन, यानी जो हायर सिंगल डिजिट है, इवन डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और दूसरा, आई थिंक जो एक प्रोडक्ट मिक्स है, अगर आप एस्कोट्स कुबोटा भी देखिए, M&M भी देखे, लेस देन 50 हॉर्स पावर, इनफैक्ट लेस देन 40 हॉर्स पावर के जो प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए मार्केट के लिए, ये बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 90% ऑफ लैंड मास होल्डिंग जो एग्रीकल्चरल यूज के लिए रहती है वो 1 हेक्टर के नीचे है, which requires tractors which are less than 40 horsepower. तीसरा, आई थिंक अगर एमिशन नॉर्म्स आते हैं इवन फॉर द ट्रैक्टर इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं आई थिंक लेस देन 50 horsepower will have added benefit in terms of those emission norms. And last but not the least, I think for a stock like Escorts Kubota as an example, जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज उभर के आएंगी इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स दैट कुबोटा प्रोबेबली सर्व्स, ये एक अच्छा मार्केट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम्स एज वेल एज मार्जिन्स। तो विद नॉर्मलाइज मॉनसून्स बिल्कुल आई थिंक एक उम्मीद रखनी चाहिए कि जो है ट्रैक्टर मेकर्स हैं, एस्कोट्स कुबोटा एक डायरेक्ट प्ले हो गया, एंड M&M थ्रू इट्स फार्म इक्विपमेंट डिवीजन, आई थिंक दे शुड स्टार्ट पोस्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, एंड दे विल कंटिन्यू टिल द राबी सीजन एज वेल। तो अगला एक साल अगर मॉनसून अच्छे होते हैं तो नंबर्स वाकई में अच्छे हो सकते हैं ट्रैक्टर मेकर्स के लिए, तो हमारा भी पॉजिटिव रहेगा दोनों स्टॉक। ओके, M&M पे व्यू आपका 2093, याद रखिएगा ये M&M की ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है, और हमने लास्ट वीक ही इस पे ऑप्शन ट्रेड लिया था, बहुत सक्सेसफुल रहा। शिल्पा जी ने वो 2000 की कॉल दी थी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 4 का चौका का क्रम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 प्रकार के ट्रेड्स आएंगे। शिल्पा राव जी, रचना वैद्य, प्रशांत और मयूरेश जी एक एक करके ट्रेड्स रखेंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा सस्ता ऑप्शन वही है जो अभी जस्ट डिस्कस्ड हुआ, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बहुत अच्छे लेवल पे है, ब्रेकआउट पे है 1900 2000 के लेवल्स के लिए। स्टॉक डेफिनेटली एक बार अप्रोच लेगा। तो यहाँ पे 1800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 44-45 रुपीस के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 65 का रहेगा, इसके ऊपर 74 से लेके 80 के भी लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 30 का रखिए। ओके, मेट्रोपोलिस 1800 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर शिल्पा की है। रचना जी, F&O सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से जो F&O सुपरस्टार रहेगा वो HDFC बैंक रहेगा एक्चुअली, क्योंकि HDFC बैंक ने साइडवेज करेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवर 200 MA को टच करने के लिए ये जरूर जाना चाहिए। फिलहाल फ्यूचर्स पे 1550 के करीब है। 1540 का अगर हम यहाँ पे SL लगा लेंगे और अगर इसको लॉन्ग करके कैरी करेंगे तो 1572 का पहला टारगेट और 1585 का सेकंड टारगेट यहाँ पे विद इन अ डे और 2 आना चाहिए। ओके, HDFC बैंक बाय। खुशखबरी है निफ्टी बैंक के लिए। मीनवाइल प्रशांत जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रशांत जी, क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, पिछले हफ्ते मैंने टाटा पावर रेकमेंड किया था एक रेजिस्टेंस के टारगेट के लिए जो था 425। अभी हम देखें तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है और प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है, सस्टेन हो रहा है वॉल्यूम के साथ। तो अब मैं इसको पोजिशनली रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 418।
और मेरे हिसाब से यहाँ से आपका टारगेट आना चाहिए 475 475 का। ओके, तो टाटा पावर के साथ ही जा रहे हैं। मयूरेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरू जी को काफी पसंद आएगा हर्षदा जी। होटल स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको घूमना बहुत पसंद आता है। तो जूनिपर होटल्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। दो चीज आई थिंक, जो हयात की प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी फ्रेंचाइज के अंडर आता है। ग्रैंड हयात विच इज अ सुपर प्रीमियम रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, 950 रूम्स हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, 120 प्राइवेट स्वीट्स भी है। जो हयात रीजेंसी है, यहाँ पे लगभग 700 और रूम्स हैं, और अपस्केल होटल्स में 120 रूम्स के आसपास है। तो जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली मार्जिन्स हैव बीन मूविंग इन द रेंज बिटवीन 38 एंड 40 ऑड %। हमें लगता है ये रेंज शायद बरकरार रहेगी, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज विल स्टार्ट किकिंग इन, क्योंकि कुछ होटल्स आई थिंक जैसे मैच्योरिटी फेज में आएंगे, एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मार्जिन्स के ऊपर भी दर्शाई जाएगी, जो 40% के ऊपर भी मार्जिन्स को ले जा सकते हैं इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एक कंस्ट्रेंट वे में कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा डेट बुक पे यहाँ से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट विद इम्प्रूव कैश फ्लोज और यूटिलाइजेशन रेट्स यानी ऑक्यूपेंसी रेट्स 75% के आसपास है, द बेस्ट सीजन विल कम नाउ। आई थिंक वहाँ एक्सीड हो सकते हैं, एंड फॉर दिस ईयर इटसेल्फ आई थिंक द लार्ज पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज दैट स्टेइंग अबाउट 75 ऑड %। जो एवरेज रूम रेंटल्स को 10,000 रुपये, 10,800 रुपये के आसपास जो है, ये बरकरार रखेंगे। सो जो सारे पैरामीटर्स आप देखते हैं, इससे हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है एट दिस करंट जंक्चर। तो एक अच्छी खासी 18 से 20% की हम अपसाइड देख रहे हैं, विद स्टॉप लॉस एट 475। एक क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। कि तो ये एक अपॉर्चुनिटी जूनिपर होटल्स में। फटाफट से मैं रैप कर रही हूँ सभी ट्रेड्स जो इस समय आए हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स हमने की थी मेट्रोपोलिस के ट्रेड से। शिल्पा का ये पिक है, 1800 का कॉल, इस समय 49.75 पर है। 65.74 80 के टारगेट्स के लिए एक मौका आपको दिख रहा है तेजी की पोजीशन लेने का। रचना ने पिक किया HDFC बैंक, 1572 और 1585 के लिए मौका तेजी का। 1540 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। प्रशांत को पसंद है टाटा पावर, 475 का टारगेट, स्टॉप लॉस 418 का रहेगा। और जूनिपर होटल्स ये पिक है मयूरेश की, 600 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का, 475 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। ये है वो सभी ट्रेड्स जो आपने रखने हैं जहन में। चलिए अब मार्केट पर एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, कल की जोरदार तेजी और आज सुबह की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा, इंडेक्स स्पेशली, कुछ विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आइदर वेज जो मोमेंटम है वो तेजी की तरफ ही बैठ रहा है, वो रिवर्स होने के चांसेस इस समय तो नहीं है। हमारे साथ मार्केट बिग बॉयज में एलेक्सा इक्विटीज के दीपन मेहता जुड़ रहे हैं। दीपन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत तो जोरदार रही, ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनी है, लेकिन इस समय कंस्ट्रिंग इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स अर्निंग सीजन किक ऑफ होगा, और उससे पहले एक और खुशखबरी आ गई है कि स्काईमेट कह रहा है इस बारी मॉनसून नॉर्मल से थोड़ा बेहतर रहेगा। मार्केट पर अप्रोच क्या रहनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अर्शिदा, और आपके शो को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं पूरी आवाज़ की टीम को और आपके व्यूअर्स को भी। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे आल्सो फॉर मार्केट टू क्रिएट अ न्यू टॉप। बट मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है मार्केट में। इस लेवल पे थोड़ा आप सोच समझ के खरीदिए। वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड है, और ये जो अर्निंग सीजन है इट मे नॉट बी अप टू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। इसकी वजह से भी एंटिसिपेट सम अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी। और ऑफ कोर्स ये जो स्काईमेट ने जो डिस्क्लोजर दिया है, यानी कि अनाउंस किया है कि मॉनसून अच्छा रहेगा, आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। लेकिन और 2 महीने काटने हैं इन दिस हीट, लेट्स सी हाउ दैट गोस। वो गर्मी से तो जूझना ही पड़ेगा। बट अप्रोच दीपन उस लिहाज से, मॉनसून, इलेक्शन, दीज आर बिग ट्रिगर्स जो नॉर्मली ड्राइव करते हैं मनी फ्लो को। क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको लग रहा है मार्केट रहेगा, या फिर पॉसिबिलिटी है हम 23,000, 23,500 की तरफ एक अटेम्प्ट लेंगे? एंड इफ यस, तो वो ड्राइव क्या करेगा? जो निजी बैंकों में फिर नई तेजी आई है, क्या वो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं आजकल? हर्षित, आई थिंक जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है, आई थिंक दे आर कमिंग इनटू फोकस टर्न बाय टर्न। अभी हमने जैसे सोचा था कि लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और कोई खास मूव नहीं आ सकती है, वी आर सीइंग फ्रेश लाइफ कमिंग इनटू ICICI एंड HDFC बैंक, एक्सिस बैंक,
Auto shares have also done well last 2-3 trading sessions. Software has started to do much better. तो एक हिसाब से रोटेशन होता रहता है इन लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स, जिसकी वजह से इंडेक्स कैन गो अप एंड कैन गो अप इवन फर्दर, क्योंकि मनी फोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से मार्केट बढ़ सकता है. पर ग्रेजुअली आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं. I don't think that corporate profits can match the expectations or the valuations at which the stocks are presently trading at. इसकी वजह से मैं थोड़ा cautious रहना चाहूँगा. देखिए, अगर आपके पास 70-80% आप invested हो तो very good, remain invested. I'm not saying that you should get into cash largely, पर थोड़ा आपको cash reserve जरूर से create करना चाहिए. और इस level पर आप निवेश करेंगे then you have to really consider कि long term returns क्या होंगे, because you are definitely buying at one of the elevated levels in the index or at least this bull market. दीपन, मेटल्स पे आपका व्यू, आई मीन एक तो प्रश्न ये कि क्या आप गोल्ड को फिजिकली या फिर थ्रू ETF चेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स में, फेरस में, नॉन फेरस पे आपका व्यू, स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी, आपका व्यू क्या है इस वक्त मेटल्स पे? Viren, I only hope कि मेरी वाइफ ये शो नहीं देख रही है, कि all the time we are having argument about this gold thing, and वो खास करके she is rubbing my nose in because हमेशा वो कहती है कि गोल्ड खरीदना चाहिए, और मैं कहता हूँ नहीं, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है. So you know, one has to say that yes, her view was definitely right. But having said that, एक और मैं एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूँगा आपको, कि जितने भी गोल्ड एनालिस्ट है ग्लोबल, वो आश्चर्यचकित है कि जो गोल्ड है इन फिजिकल फॉर्म, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है. दैट स्टॉक इज गोइंग अप एंड नॉट सो मच ऑफ गोल्ड, स्पेशली विच इज इन डेरिवेटिव्स फॉर्म और इन डिजिटल फॉर्म. सो मेरे को लग रहा है, आई थिंक दैट मोर एंड मोर पीपल आर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू फिजिकल गोल्ड जस्ट फॉर सेक ऑफ कंफर्ट और सेफ्टी. और ये जो ट्रेंड है जरूर से जारी रह सकती है. जितने भी बायर्स है, whatever the momentum is there behind gold, all of them are working. जैसे कि सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं, और कई जन की मान्य वेल नोन इन्वेस्टर्स थिंक के समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया मार्केट्स में, then gold is a good safe haven. और इंडिया और चाइना में ज्वेलरी की डिमांड भी अच्छी आ रही है. सो ऑल दी फैक्टर्स आर गोइंग इन फेवर ऑफ गोल्ड. अपना एक्सचेंज रेट है, रुपी भी वीक होता जा रहा है, इसकी वजह से भी गोल्ड एक अच्छा हेज बन सकता है. So from that point of view, I think the fundamentals for gold are pretty decent, and certainly I think gold can go up even further from these levels, but I hope not, because I don't want to be proved wrong against my wife. सही में इस बार का जो मैरिज सीजन है उसमें आप देखिए कितने 10,000 12,000 का अंतर आ गया हर्ष तक, लगभग आप समझ लीजिए 59-60,000 से स्टेट अवे आई थिंक 70 की ट्रैजेक्टरी में गोल्ड आ गया, 70-71 हज़ार. खैर, अब गोल्ड से बाहर निकलते हैं, एक दो चीज़ों पे और फोकस करते हैं दीपन जी. यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस बार और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो है पावर स्टॉक्स, NTPC, CESC, टाटा पावर. इस बार पावर फाइनेंस कंपनियों में वो स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं है. आप अभी अपने पोर्टफोलियो में क्या होल्ड करते हैं, या फिर कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है किसी खास स्टॉक पे पावर में? देखिए, एट करेक्शन सर्टेनली पावर सेक्टर पर हम निवेश करना चाहेंगे. उसकी वजह यह है कि ओवरऑल डिमांड फॉर पावर इज इंक्रीजिंग, और NTPC, कोल इंडिया और अन्य जो कंपनीज थी विच वर मोर एंड मोर इन ट्रेडिशनल पावर बिजनेस, आई थिंक उनमें भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है. बिकॉज नाउ आई थिंक ग्रेजुअली ये चीज तो सेटल हो रही है कि वी नीड को एग्जिस्टेंस ऑफ रिन्यूएबल पावर एंड थर्मल पावर. और थर्मल पावर की कैपेसिटी पे इतना कम इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 3-4 सालों में, lot of catch up has to be done over there, जिसकी वजह से कंपनी लाइक BHEL also will certainly benefit. So on the whole, जो पूरा पावर सेक्टर का जो whether it's power utility companies और power equipment companies, I think अगले 2-3 साल will be very good for these companies. और street has also recognized it, इनके शेयर भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है वो अच्छी है. तो मेरे ख्याल से अगर करेक्शन होता है 15-20-25% एंड दीज कंपनीज लाइक NTPC or even BHEL for that matter, then they are good entry points for that matter. और power finance जैसे कि PFC है, REC है, I think they are also going to see record approvals and record dispersals as we have seen. और valuations comfort थोड़ी बहुत अभी भी वहाँ पर है.
बट इनकी परफॉर्मेंस जो है ना दैट ऑलवेज बीन बिट डिसअपॉइंटिंग और नतीजे इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। तो लेट्स वेट फॉर अ ब्रेकआउट क्वार्टर, बट डेफिनेटली ये जो पावर सेक्टर है दैट इज डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग एंड बीइंग स्लाइटली ओवरवेट। पर एंट्री पॉइंट आप सोच समझ के लीजिए, तो थोड़ा संभल के आप एंटर कीजिए। वैसे इस बारी जो एंटिसिपेटेड पीक डिमांड है पावर की वो करीब 384 गीगावाट तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, तो इसीलिए वो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर डिप्स पर खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दीपन, एक स्पेस जहां पर हमने देखा है फिर से रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी है वो है ऑटो कंपनियां, खासतौर से मारुति का शेयर। और आज सुबह में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो मारुति को करीब 14,300 पर पेग कर रहा है, यानी कि करंट लेवल से एक अच्छे खासे अपसाइड की गुंजाइश भी है। इस स्पेस में जहां पर पहले लग रहा था कि ईवी के रेस में मारुति पिछड़ रहा है, हाइब्रिड के रेस में शायद इनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे। नो हर्षिता, मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टर्म प्ले हो रहा है यहाँ पर। एंड आई थिंक सभी जो ऑटो कंपनीज है दे विल रिपोर्ट वेरी गुड नंबर्स फॉर मार्च क्वार्टर। उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट डेफिनेटली फॉर मार्च क्वार्टर इट इज लाइक एब्सोल्यूट ब्लू स्काई सिनेरियो। उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए हैं, नए मॉडल्स, प्रीमियम मॉडल्स हैव डन वेल फॉर दीज कंपनीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट अभी तक बढ़ा नहीं है इन कंपनियों के लिए, और ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो विल कम इनटू प्ले। इसकी वजह से यू विल सी दीज ऑटो कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड दे विल रिपोर्ट फिनोमिनल प्रॉफिट्स। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से वी आर सीइंग कि नंबर्स आने के पहले, क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के पहले, वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ बिल्डअप इन दीज कंपनीज विच इज परफेक्टली जस्टिफाइड, क्योंकि नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बट अगेन ओवर हियर आई वुड बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि बेस इफेक्ट प्ले होता जाएगा और जो ऑटो कंपनीज की जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट थी दैट आल्सो इज क्विकली ड्विंडलिंग डाउन, कम हो रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले जैसे कंस्ट्रेंट्स यानी कि सेमीकंडक्टर के कंस्ट्रेंट्स थे या अन्य स्पेयर पार्ट्स के कंस्ट्रेंट्स थे, दोस कंस्ट्रेंट्स आर नॉट देयर एनी मोर। एंड ऑल्सो लॉन्गर टर्म ये इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स है दैट वी नीड टू ट्रैक क्वाइट क्लोजली, क्योंकि सभी कंपनियां जो है यहाँ पर दे आर लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स एज अ फोकस एरिया। सो आई वुड बी मोर बुलिश इन ऑटो। अगर मुझे ये मैंने कैन असेस फॉर श्योर कि एक्सपोर्ट्स नाउ आर फाइनली पिकिंग अप फॉर दीज कंपनीज। बट अदर देन दैट आई थिंक इस समय तो सभी कंपनियां मोर और लेस फेयरली वैल्यूड लग रही है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, बट देयर डेफिनेटली इज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी राइट अप टू द अनाउंसमेंट ऑफ द फोर्थ क्वार्टर नंबर्स। तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं इनफैक्ट ऑटो कंपनियों के। दीपन, फिर क्योंकि हम रिजल्ट्स की बात कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि परहैप्स ये क्वार्टर रहेगा जहां पर जो भी कट्स डाउनग्रेड्स आने हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद परहैप्स इट्स अ नाइस मूव अप ऑन द अपसाइड। एंड यूएस इलेक्शंस खत्म होने के साथ ही वो ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी स्पेंड्स भी वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। वुड यू बैंक ऑन दैट? देखिए अर्षिता, more than the numbers, no, the management commentary is very important this time. What is guidance क्या दे रही है मैनेजमेंट? और सबसे ज्यादा questions will be asked on this AI, artificial intelligence या फिर जो chat GPT, regenerative, artificial intelligence, क्योंकि अगर ये एक बड़ा वेव है आईटी सेक्टर के लिए, लाइक बाय वेव आई मीन जैसे कि हमने देखा था Y2K के टाइम, इंटरनेट के टाइम, या फिर रिमोट मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उस टाइप का अगर ये वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन सर्टेनली ऑल द आईटी कंपनीज आर इन फॉर वेरी गुड टाइम्स। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी में देखा है कि जैसे जैसे नए वेव्स आते हैं द टेक्नोलॉजी स्पेंड इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दैट टाइम। बट लेट्स आस्क द मैनेजमेंट्स कि उनको क्या लग रहा है, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस going to be a big source of spending for the Fortune 500 companies who are their customers, or is it a passing fad? ये सवाल तो ऑफ कोर्स दागा जाएगा आईटी कंपनियों पर। देखते हैं क्या सवाल का जवाब आता है। टीसीएस याद रखिएगा इस फ्राइडे को नतीजे पेश करेगा, फिर अगले हफ्ते इन्फोसिस, HCL टेक के सारी कंपनियां ऑफ कोर्स फॉलो करेंगी। अच्छा, इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है और चीनी कंपनियां रेडार पर होनी चाहिए। एथनॉल के लिए अधिक चीनी देने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, उस लिहाज से सरकार
अतिरिक्त शुगर आवंटन मंजूरी दे सकती है। एथेनॉल की तरफ वो डाइवर्जन आता हुआ दिखाई देगा। एक बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी, इसीलिए हम देख रहे हैं बलरामपुर, धामपुर, ये सारी कंपनियों में एक तेज़ी का मूव फटाफट आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा थोड़े से रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाए थे शुगर शॉर्टेज के चलते, लेकिन अब ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि शायद सरकार कह सकती है कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त चीनी का आवंटन किया जा सकता है। शुगर स्पेस में एक शेकआउट ज़रूर देखने को मिला था जब सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आए दीपन, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है अमंग्स द बिगर प्लेयर्स? देखिए, more and more sugar companies are getting their revenues from ethanol, और एथेनॉल की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है ऑन एथेनॉल प्रोडक्शन। शुगर में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की इम्पैक्ट आ रही है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर अ बिट कॉशियस ऑन द शुगर सेक्टर। प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही है, लेकिन ये बार बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहे कि आप मे बी यू कैन मेक एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन, यू कांट मेक, और उसकी वजह से शुगर प्राइसिंग के ऊपर भी उनका शुगर कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। All of these things determine the fortunes of sugar companies, which is why from time to time we are seeing volatility in their earnings. तो मेरे ख्याल से and stock prices also have gone up. So I'd like to be a bit cautious, wait and watch. I'm not advocating selling off my sugar holdings or anything like that, but it's just that अगर आप एक correction expect कर रहे हैं जैसे as we are, it's better to keep the powder dry for excellent quality businesses in the consumption space, maybe in technology, where the long-term prospects are far better. अच्छा दीपन, एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, आपके जोमेटो के कन्विक्शन को देखने के बाद, अब जोमेटो इज ऑलमोस्ट एट 194, कोई यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडेट करने का मन, एनी इंटेंशन? और एक और चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछूंगा, एक दो स्पेस जो कि मतलब कुछ हाउस व्यूज़ के मुताबिक अब विद द पॉजिटिव बायस, आई थिंक कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। फॉर इंस्टेंस डायग्नोस्टिक स्पेस, प्राइसिंग बेटर, थोड़े वॉल्यूम्स बेटर, टेस्ट पर क्लाइंट बेटर, डायग्नोस्टिक पे व्यू आपका? ये दो प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे अभी यहाँ पर। देखिए, जोमेटो वी आर सर्टनली नॉट लुकिंग एट सेलिंग जोमेटो। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में, और बहुत ही बढ़िया कंपनी इज स्केलिंग अप प्रीटी वेल, सो नो क्वेश्चन अबाउट सेलिंग जोमेटो। और मेरे ख्याल से जो क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकिट है, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग द पोटेंशियल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इट्स हैविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल सेक्टर। हैविंग सेड दैट, ऑन हेल्थ केयर साइड rather than diagnostic से भी बढ़िया जो सेक्टर हमको पसंद आता है दैट इज हॉस्पिटल्स। लेकिन एक यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली गाइडेंस था कि गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड पुट प्राइस रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेडिकल ऑपरेशंस और मेडिकल प्रोसीजर्स, ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अदर देन दैट, हॉस्पिटल सेक्टर की वैल्यूएशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ मोमेंटम, at least in compared to diagnostics, looks much better. But but diagnostics also, I think long-term prospects अच्छे हैं। शुक्रिया दीपन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपसे जल्द बातचीत होगी। थैंक यू। चलिए, इस बीच मार्केट पर वापस लौटते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में कई सारे आपको मिलेंगे। आज के लिहाज से देखें तो निफ्टी बैंक सेकंड हाफ में, स्पेशली लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, लोगों ने हाथों हाथ लिया है, पूरी तरह से ठंडा हो गया था और डे लो से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन किन स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस समय डीलिंग रूम में? यतिन हमारे साथ हैं, उसका जायजा ले लेते हैं। यतिन, बताइए। जो डीलर्स के रिडार में है, इनफैक्ट आज तीन है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें तो डे हाई से काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट आईटी शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं रिजल्ट्स के पहले, और बहुत सारे एचएनआईज यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि आईटी स्टॉक्स दोनों टीसीएस, इन्फोसिस प्रेशर में रह सकते हैं, इसके लिए यहाँ एक छोटा पोजिशनल ट्रेड रिजल्ट्स के पहले वो ले रहे हैं। इसके अलावा एमसीएक्स, और देखिए कमोडिटीज़ में जिस हिसाब से रैली हो रही है, वॉलिटिलिटी है, शायद इसके टर्नओवर का बेनिफिट एमसीएक्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस और बुलियन एक्सचेंज को हो जाए। एमसीएक्स की बात करें तो डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले
15 मिनटों में ही स्टॉक ने एक 50-60 रुपए का स्पाइक दिया है। डीलर्स के टारगेट मीट हो गए, लेकिन डीलर्स को लगता है अभी भी यहाँ अगर हम BTST ट्रेड करें तो 30 से 40 रुपए का अपसाइड मिल सकता है। तो डीलर्स शॉर्ट टर्म के लिए और पोजिशनली MCX में खरीदारी कर रहे हैं। जी शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। MCX की प्लेसमेंट वाकई चार्ट्स पे बहुत बेहतरीन है और मैं डिस्कस करता, लेकिन अब क्योंकि यतिन ने टिप्पणी कर दिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। सभी ट्रेड BTST STBT ट्रेड्स। प्रकाश सर क्या कैरी करेंगे आप वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए, और 2 एक्सपायरी इकट्ठे पड़ रही हैं। गुड इवनिंग। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है MCX। ट्रेड कर रहे हैं 3731 पर MCX। टॉप होगा 3675 पर, टारगेट होगा करीब 3800 और भी हाईएस्ट लो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 3800 पार कर लेगा MCX में एक अपॉर्चुनिटी गावा साहब को भी पसंद है। मानस, SBI कार्ड पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2 दिन पहले हमने बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखा था, कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है। तो SBI कार्ड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 775 तक के टारगेट आपको SBI कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। अगर कैश या फ्यूचर में लेना चाहें तो ऑप्शन में 750 वाला कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 32 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, SBI कार्ड्स स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने क्लोजिंग में। रचना जी आप क्या कैरी करेंगे? जी मेरी तरफ से एक कॉल रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर अभी देखेंगे तो बुरी तरह से पीटा हुआ लगेगा, बट ये पुल बैक के साथ ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे पहुंचा हुआ है। सो विच मींस कि यहाँ से दिस इज द लेवल जहाँ से एक सेफर एंट्री बन सकती है विद अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो एक अपस्विंग दे सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे 9800 पे फ्यूचर्स है, करीब करीब 9810। हम यहाँ पे अगर 9750 का क्लोज का SL लगाए और अगर इसको लॉन्ग करें तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 9930 एंड 10,000। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अल्ट्राटेक में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी अच्छा जी, मुझे आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पे अडानी पोर्ट्स अच्छा लग रहा है BTST के लिए। इनफैक्ट पोजिशनली भी कैरी किया जा सकता है और ये करीबन 1355-1357 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे 1335 1335 स्पॉट, और जो टारगेट होगा वो होगा 1390 1390 का। ओके, अदानी पोर्ट में एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं BEL में जाना चाहूंगी। BEL बहुत अच्छे सेटअप में है। यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 250 से लेके 260 के लिए मिनिमम फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मुझे लगता है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी 250 का कॉल मैंने हीरो करके दिया हुआ है। 2.5 रुपए के अराउंड ट्रेड चल रहा है। एनी विच वेज यू कैन पार्टिसिपेट। मौका इन सभी ट्रेड्स में तेजी का साफ तौर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी 15 मिनट में हम उतर रहे हैं। आज अच्छा दिन साबित हुआ है, भले ही ऊपरी लेवल से आपको मार्केट में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला हो, लेकिन क्लियरली आप देखिएगा, कल ही हम बात कर रहे थे कि BSE का मार्केट कैप करीब 400 लाख करोड़ के पार निकल गया। आज सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का जादुई आंकड़ा भी छुआ, उसी के आसपास इस समय ट्रेड करता दिखाई दिया है। लेकिन गौर करिए, 82 दिन 82 डेज में सेंसेक्स ने 70 से 75,000 का सफर पूरा किया है। 82 डेज और 5000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो किन स्टॉक्स की बदौलत ये हुआ है? सुमित हमारे साथ हैं। बताइए, कौन से सिकंदर शहर रहे हैं जिन्होंने 5000 की एक्स्ट्रा ऊर्जा लगाई? तो अगर कुछ नंबर्स को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, जहाँ पर सेंसेक्स की डायमंड जुबली यानी 75,000 का जो नंबर है वो पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इस पूरी तेज़ी में 4 कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें आता है रिलायंस, जिसमें आता है SBI, जिसमें आता है भारती एयरटेल और TCS। ये 4 कंपनियां, इन्होंने अपने पूरे 5000 अंकों की जो तेज़ी है सेंसेक्स में, उसका 60% योगदान सिर्फ इन 4 कंपनियों की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। जिसमें रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान है सिंगल हैंडेडली, ऑब्वियसली वेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने करीब 30% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। 82 दिनों में ये 70 से 75,000 का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा, और इन 82 दिनों में इन सभी कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो करीब 7.5 लाख करोड़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। कंट्रीब्यूशन वाइज देखिए, पहले 4 कंपनियां यानी कि रिलायंस, SBI, भारती और TCS
करीब करीब 62% के आसपास इस तेजी का योगदान इन 4 से आया। दूसरे 4 जिसमें आते हैं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एनटीपीसी और मारुति, करीब करीब 28% का योगदान यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 62 और 28 यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 80-90% जो योगदान है वो इन 8 कंपनियों से आया और बचा कुचा योगदान जो है यहाँ इनसे आया। अभी आप कहेंगे 30% से ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि सामने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाली कंपनियां भी थी तो उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी था इसीलिए, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये 12 कंपनियों में जो कंट्रीब्यूशन आया भी है उसके सामने 10 से 12 कंपनियां जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी, इस लिहाज से कंट्रीब्यूटर इस तरह से देखने को मिला। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के केस में आपको जो एक हाई से दूसरा हाई यानी कि दोबारा जो एक बारी ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक ने अचीव किया है उसमें भी 2 बड़े नाम खाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक है एसबीआई और दूसरा है आईसीआईसीआई। इन दोनों ने करीब करीब 10% के आसपास की तेजी बाजार में दी है, निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया जिसके दम पे चले हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 20 से लेकर 40% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी रिकवर हुआ है, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक अभी भी पिछले हाई से लेकर अब तक करीब करीब 9% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मेजरली कंट्रीब्यूशन वाइज निफ्टी बैंक में एसबीआई और आईसीआईसीआई रहे। और अगर आप निफ्टी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें रिलायंस, एसबीआई, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी, ये 4 नाम हैं जो कि मेजरली बाजार को तेजी देने में सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। सुमित, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और 70 से 75 का सफर, इसकी पैमाइश करने के लिए किसका कितना कंट्रीब्यूशन योगदान रहा। अब आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स स्क्रीन पे लेके आइएगा 22646, 48,753 निफ्टी बैंक। 2 बजे की मेरी अप्रोच, मॉर्निंग के अप्रोच में अभी भी कोई तब्दीली नहीं है। फॉर मी 619588 बाय है। क्लोजिंग में भी एक स्विंग मिला। सुबह हमने एक एग्जैक्टली पिवट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक किया। क्लियरली कमेंट्री का वो पॉइंट लेके आई जिसमें मेंशन किया गया था और उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमें अपने ट्रेड्स को चेक करना है। पॉइंट था 22766793, वही इंट्राडे हाई है, वही इंट्राडे हाई है 30 पॉइंट। देखिए बट ये स्टिल इस क्लोजिंग में अच्छी बात क्या है, एक रिक्वायर्ड आपको आई थिंक वो जो होता है रेस्ट, उसकी ज़रूरत थी, वो रेस्ट मिल गया आपको। आपने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को टेस्ट किया, उसके बाद आपने पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट किया। लॉन्ग कैरी है आपके पास तो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंट्राडे ट्रेड कल फिर पिक करेंगे जो करना होगा। बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, जब तक मेरे पास ये 619, 588 और इवन द सेकेंड बेस 477 जब तक स्क्रीन पे है, मैं बहुत डरूंगा नहीं। आज रिलायंस की सॉफ्टनेस थोड़ा सा इंडेक्स को किल कर रही थी, मार रही थी, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो जब तक ये 22,600, 22,500, 22,477 का क्लस्टर है, मैं लॉन्ग्स को अपनी पोजिशनली ट्रिम करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। कल का ट्रेड जो पिक करना होगा करेंगे। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी ट्रेड ठीक मिला। क्लोजिंग में भी क्या बात हुई थी, 48,550, 600 पे पिक कीजिएगा। एग्जैक्टली 2 बजे वो डिप आया, आप 48,761 पे ऑल टाइम हाई क्लस्टर पे क्लोज हो रहे हैं। 49,000 अभी 49,077 मैंने सुबह भी मेंशन किया था, वो इसमें मेंशन भी है 49,077, ये एक सप्लाई पॉइंट है। शायद इसे निकलने में वक्त लगे, बट जब तक हमारे पास ट्रेजेक्ट्री है 48,500 की, 48,350 की, ऐसा कोई डर नहीं है। तो आप पोजिशनली इस पे ट्रेड कैरी कर सकते हैं। अभी भी इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कंपैरिजन निफ्टी बैंक बेटर रिवॉर्ड होल्ड करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी ब्रेथ दिखाता हूं कि ब्रेथ क्या रही डेरिवेटिव्स में। आज इंडेक्स जो लौटा है हायर लेवल से नीचे, वो उसका लौटना लाजमी था, काफ़ी चल भी चुका था और अपने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे टारगेट्स को मेट कर चुका था। अब आएंगे जरा ब्रेथ पे। ब्रेथ आज थोड़ी सी वीक है। आज आप कह सकते हैं कि थोड़ा शॉर्ट्स ने एक ग्रिप लेने की कोशिश करी और लॉन्ग 51, 12 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग 21 में थी। आइए देखते हैं पहले लॉन्ग्स कहाँ पर विजिबल हैं। और लॉन्ग्स जहाँ पे विजिबल थे, दैट आई थिंक मेटल्स, इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, गुजरात प्रॉपर्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स में प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वाइल्ड स्विंग थे आज मेटल्स में। आज प्रॉपर्टी स्टॉक्स में, रियल स्टेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। शॉर्ट कवरिंग एसबीआई कार्ड, सेल अगेन शॉर्ट कवरिंग, इप्का लैब, परसिस्टेंट सिस्टम, सिटी यूनियन बैंक। सुबह मिड कैप आईटी में, लार्ज कैप आईटी में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, लेकिन जाते जाते वो जो मूव था वो फिजल आउट हो गया, सिंक हो गया। शॉर्ट बिल्डअप आज किस स्पेस में था, वो था बॉश,
ग्रैन्युल्स इंडिया, REC, संवर्धन मदरसन और ACC जैसे काउंटर्स में आज थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, वोडाफोन आइडिया, कोलगेट, ABB, जी एंटरटेनमेंट और महानगर। ABB एक वाइल्ड मार्च के बाद एक वाइल्ड आई थिंक शुरुआती 5 सेशन अप्रैल के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आता हुआ लॉन्ग्स कैश में कन्वर्ट हुए हैं। जहां तक लेवल्स का सवाल है, निफ्टी पर हम एटलीस्ट वो जो ऑप्शन बेस था 22,600 का, हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन बेस्ड ट्रैजेक्टरी थी, हम उसको सिक्योर करके जा रहे हैं। बट निफ्टी बैंक पे क्लोजिंग फिर भी बहुत शानदार है, करीब 48,767 के जोन में। हर्षदा। ओके, तो निफ्टी बैंक में एक शानदार क्लोज आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, कुछ देर पहले जब हम दीपन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जब मानसून आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी और इसी के लिए शायद ब्लू स्टार एक नई रेंज लेकर आया है और उसका एक डिटेल आपकी स्क्रीन पर लेकर डाल देते हैं। दरअसल इस वित्त वर्ष में R&D पर कंपनी करीब 35 करोड़, एडवर्टाइजिंग पर 60 करोड़ और मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स के लिए कंपनी करीब 350 करोड़ रुपए खर्च करती दिखाई देगी। कंपनी कई सारे नए प्रोडक्ट्स आगे लॉन्च करती दिखाई दे भी नजर आएगी। इसी पर कंपनी के MD मिस्टर त्यागराजन से बात की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। गर्मियों की शुरुआत हो गई है और आज आपने अपना समर लाइनअप अनवेल किया है, लॉन्च किया है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ ऑफरिंग है गर्मी के सीजन के लिए ब्लू स्टार की तरफ से? All seasons there are offers that goes on with regard to extended warranty or concessional installation rates and EMI schemes. But the most important thing is the product has to be made affordable for the consumers, and this is a big event. The weather forecast is favorable. It's an IPL season, it is vacation, and combined with big elections that are happening, so the sentiments are high. So the industry has raised its level of performance, so there is intense competition, everybody putting in their best in terms of product range or the pricing or the installation service, and I think we are doing well. So schemes will be there based on the 8 years and all, but the thing is whether we have stepped up in terms of new range of products, stepped up in range of faster delivery and execution and service. That's where it is. All right, sir. As per the IMD, they have predicted कि इस बार बहुत सीवियर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पर अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें. So what are you expecting in terms of sale if we compare, from the last year? So my estimate is that it should be at least 20% growth. Blue Star is targeting around 25% growth, summer to summer. And most importantly, a new range of heavy duty air conditioners meant for northern region. That should be doing well. All right, sir. If we talk about your investment plan for this fiscal, what it would be? There are 3 major investments. One is connected with the R&D to begin with, because there is new products in terms of temperature conditions, how it can withstand, health, filters, air purification, Wi-Fi, AI related, and most importantly making the product affordable. So in R&D investments it is around 35 crores. Last year it was 22 crores. And in manufacturing capacity expansion from around 73 crores of last year, it is 357 crores. Primarily Sri City plant capacity is being expanded. There is advertising from 35 crores of last year. In FY25 we plan to spend 60 crores. तो बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स और एक तगड़ा लाइनअप देखने को मिलेगा। ब्लू स्टार आज भले ही ठंडा हो, लेकिन कल वोल्टास में जोरदार एक्शन था। आज सुबह में हम ईपैक के मैनेजमेंट, इनफैक्ट दोपहर में ईपैक के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा एक अच्छी खासी डिमांड बन रही है इस समय। इन एसी कंपनियों की तरफ से ईपैक कंपोनेंट्स बनाता है, तो ये सभी स्टॉक्स आगे देखते हैं समर सीजन में रेडार पर तो रहने वाले ही हैं। अच्छा, बैंक का अपडेट आपकी स्क्रीन पर इस बीच लेकर आते हैं
और आज जो तैयारी हो रही है और जिस तरह की पोजीशंस बनी हैं उसमें एक तो एक्साइड में कल की तेजी और आज का हल्का सा फॉलोअप के बाद ये तैयारी कर रहा है कि बैंड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशंस 100% से ज़्यादा निकल चुकी हैं, तो 114% की पोजीशंस वहाँ पर। हिंद कॉपर में एक बार फिर हम देख रहे हैं 100% से ज़्यादा की पोजीशन, और इंडिया सीमेंट में भी करीब 95% की पोजीशंस मार्केट वाइड बनती दिखाई दे रही हैं। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो दरअसल बैंड में जाते हुए नजर आएंगे। वीरो, हर्षदा, आपने इस बार की एसी की सर्विस करा ली क्या? ओ यस, वक्त से पहले वीरू, और होपफुली ये काम करें। नहीं, मैं भी इस हफ्ते करूंगा। जो जिस प्रकार का टेम्परेचर है ना, उसको देखने लग रहा है कि हाँ इस हफ्ते ये निपटा लेंगे। बहरहाल एक ठीक ठाक डिसेंट क्लोज की तरफ बढ़ते हुए इट्स 22643 और 48,732 ऑन निफ्टी बैंक। चलते हैं इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, अगेन ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो आज शुरुआत हमने देखी मजबूत रही, उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में आती हुई दिखाई दी है, लेकिन कुल मिलाकर आज का सत्र आप कह सकते हैं अच्छा ही रहा है, डिसेंट रहा है। निफ्टी बैंक ज्यादा फॉर्म में, करीब 130 अंकों का इजाफा इधर। निफ्टी 50 खुद करीब ऊपरी लेवल से 25 पॉइंट हल्का हुआ है, और मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है ऊपरी लेवल से करीब हम 140 अंकों की गिरावट पर जाकर क्लोज कर रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप हाउएवर तेजी की सिचुएशन में रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए थोड़ा सा पलट गया, गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है पिछले 2-3 दिनों की तुलना में। बैंक का साथ रहा, टेक्नोलॉजी का साथ रहा। टेक्नोलॉजी में ऑफकोर्स निफ्टी आईटी करीब 60-70 अंकों की बढ़त पर कारोबार करने में कामयाब, लेकिन साथ ही आपकी नजरें होनी चाहिए मेटल इंडेक्स पर, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा रुझान था। 1% के गेन्स मेटल्स ने दिखाए हैं आज, और करीब आधे % से ज्यादा की तेजी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में बनती दिखाई दी। ऑयल एंड गैस, ऑटो, ये कुछ काउंटर्स थे जो थोड़े से बैकफुट पर थे, और ऑयल एंड गैस इंडेक्स लार्जली बैकफुट पर, क्योंकि रिलायंस की भागीदारी आज नहीं रही है। हीट मैप आपके लिए लेकर आते, उसमें साफ हो जाएगा कि किन दिग्गज स्टॉक्स के चलते आज वो तेजी बनती दिखाई दी है। आज बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक का योगदान रहा है, नियरली 2% के गेन्स। एक्सिस में वो बेन कैपिटल के एग्जिट के बाद स्टॉक 1080 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्फोसिस अगले हफ्ते नतीजों से पहले तेजी में आता हुआ। हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ तेजी वाले ट्रेड्स हैं। आयशा में तेजी बन रही है। बजाज फिनसर्व और फाइनेंस में भी हमने देखा लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में तेजी की पोजीशंस बनी। टाइटन, हीरो, कोल और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर नरमी का सिलसिला जाहिर तौर पर दिखाई दिया है। आज का क्लोज 22,641 पर आ रहा है, 24 पॉइंट नीचे आज निफ्टी जाकर टिका है, और ये रही आज की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक करीब 126 पॉइंट की बढ़त पर दिख रहा है। लेकर आते हैं अब आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला, रिटर्न्स कहां पर ज़्यादा बने हैं। तो आशीष ने आनंद राठी, शारदा मोटर, आमी ऑर्गेनिक्स और केएसबी जैसे काउंटर्स आइडेंटिफाई किए थे। 4 से 9% तक का मूव इन स्टॉक्स में। वेदांता 4.5% ऊपर रहा। नीरज के लिए ओरिएंट प्रो, नुवामा वेल्थ और साउथ इंडियन बैंक ये दूसरे ट्रेड्स रहे, जहां पर भी खरीदारी की पोजीशंस ही बनती दिखाई दी हैं। जी हाँ, तो ये दो टीम्स का हाल था, और इंडेक्स का हाल 22,641, बैंक निफ्टी 48,708। ये क्लोज भी ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी है, और ये सेशन भी बीत गया, लेकिन कल का सेशन निर्णायक है, महत्वपूर्ण है। कल दोनों ही इंडेक्सेस की गुरुवार की छुट्टी के चलते एक्सपायरी एक साथ है। कल हर्षदा, मेरी, नीरज जी और आशीष की फिर आपसे मुलाकात होगी सारे समीकरण और न्यूज़ फ्लो और इंडेक्स के सेटअप को लेकर। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।